नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं आशुतोष। बिहार इस समय तमाम राजनीतिक उठापटक से गुजर रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता, पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष चिराग जी हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। थैंक यू सो मच। चिराग जी, सबसे पहले तो मैं आपके संसदीय क्षेत्र जो है जमुई, वहाँ पर एक अभी वहाँ के जो डीएम है धर्मेंद्र कुमार, उन पर ये ब्लेम लगाया गया उनकी पत्नी के द्वारा कि वो रहना चाहती है, वो उनको छोड़ना चाहते हैं। 1 करोड़ रुपए उन्होंने दहेज मांगा था और 50 लाख रुपए तलाक देने के लिए उन्होंने ऑफर किया पत्नी को। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये उनका पर्सनल मैटर है, इस पर मेरी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। डीएम साहब को, धर्मेंद्र जी को मैं एक जिला अधिकारी के तौर पर मैं जानता हूँ और एज अ डीएम उनका काम बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। जब से वो जमुई में डीएम बनकर आए हैं, जितना सहयोग और साथ मुझे तमाम तरीके की योजनाओं को धरातल पर उतारने में उनका मुझे मिला है। मैं निरंतर इस बात को मैंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा कि अगर इससे पहले, अगर ये 2 साल 3 साल पहले अगर ये जमुई के डीएम बनकर आते तो अभी तक जितने भी अधर में लटके हुए काम हैं तो वो बहुत जल्दी पूरे हो जाते। बहुत मेहनती हैं, बहुत जानकार हैं, तो उनके काम को लेकर मुझे कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ डीएम। बट हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ में जो मैटर्स चल रहे हैं उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। क्या सलाह देंगे दोनों पति पत्नी को? कोई सलाह, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपने तारीफ भी की, तो कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कौन होता हूँ सलाह देने वाला। मुझे लगता है दोनों मैच्योर्ड हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं। मुझे लगता है कि दोनों अपने भविष्य के लिए जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे। चिराग जी, दूसरा जो मामला है बिहार में, भी आप भी उसमें बहुत सक्रिय लगे हैं। एक तरीके से जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो दूसरी तरफ आपने एनडीए की तरफ से मोर्चा संभाल लिया। जिस तरीके से वो आक्रामक हुए हैं, तो आप भी उन पर आक्रामक हो गए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे चिंता बस इतनी सी है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी हर चीज़ को पब्लिक डोमेन में लेके जा रहे हैं। मैंने निरंतर, जिस दिन मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई थी, उस दिन भी मैंने बाहर आके मैंने ये बात मैंने बोली थी कि मैं चाहता हूं कि वो गठबंधन के भीतर बैठें और गठबंधन के भीतर बैठकर जितने भी उनके इशूज़ हैं उसको सॉल्व कर लें। ऐसा नहीं है कि गठबंधन के भीतर उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही। भूपेंद्र यादव जी जो बिहार के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनसे उनकी मुलाकात हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी से उपेंद्र कुशवाहा जी की मुलाकात हुई। मेरी उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई। मेरी सीएम साहब से मुलाकात हुई। मेरी भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई। तो सारी पार्टियों की आपस में तो मुलाकातें हो ही रही हैं। पर उसके बाद जब आप सिर्फ ट्विटर को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप माध्यम बनाते हैं अपनी बातों को रखने का, तो ये कहीं ना कहीं आप गठबंधन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, साथ में आपने इसको एकदम वन वे ट्रैफिक बना के रखा हुआ है। निरंतर सिर्फ आप अपनी ही तरफ से आप बातें किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आज तक ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनके ऊपर कोई टिप्पणी की, ना जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने उनके ऊपर कोई टिप्पणी की। मैंने निरंतर उनसे आग्रह किया कि गठबंधन के भीतर बैठकर मामले को सुलझाया जा सकता है, आप अंदर बैठिए, पब्लिक टिप्पणी नहीं कीजिए। मैं चाहता हूं कि पुराने सहयोगी रहें। 2014 का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा था। मैं चाहता हूं कि 2019 का चुनाव भी हम लोग साथ मिलकर लड़े। पर इस दौरान उन्होंने अपनी बातों से, अपने शब्दों से चीज़ों को इतना उलझा दिया, इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, दूसरा, उनकी 2 नाव की सवारी चल रही है। एक तरफ वो दिल्ली आते हैं अमित शाह जी से मुलाकात करने, शरद यादव जी से मुलाकात करके चले जाते हैं। यहाँ दिल्ली में मुलाकात करने का समय मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, वहाँ पर जाके राजद के नेताओं से मुलाकात करते हैं। तो एक उनका ये वन वे ट्रैफिक और दूसरी उनकी 2 नाव की सवारी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट मैं पुनः उनसे आग्रह करूंगा, गठबंधन के भीतर बैठकर इस विषय को सुलझाया जा सकता है। मैं चाहता हूं पुराने सहयोगी हैं, गठबंधन का हिस्सा 2019 में भी वो बने रहें। अमित शाह ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर नाराज़ हैं तो वो मना लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से वो मिलने का समय मांगते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनको समय नहीं देते हैं। तो किस तरीके से ये जो पेंच फंसा हुआ कैसे सुलझेगा? देखिए, आप भी जानकार हैं, आप भी पत्रकारिता में मुझे लगता है लंबे समय से हैं। मैंने आज तक, और मैं अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन की बात नहीं कर रहा, मैं जिस राजनीतिक परिवार से आता हूँ, मैंने एक लंबे समय से मैंने राजनीति को देखा है, जाना। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी प्रधानमंत्री ने सीट शेयरिंग मैटर में बैठकर मध्यस्थता की हो। हम लोग विभिन्न गठबंधनों का हिस्सा रहे हैं। इससे पूर्व में भी हम लोग एनडीए के साथ थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी हम लोग यूपीए गठबंधन का हिस्सा रहे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय भी हम लोग एनडीए का हिस्सा रहे। मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी प्रधानमंत्री को सीट शेयरिंग विषय पर बैठ के मध्यस्थता करते हुए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इन्होंने जो वन वे ट्रैफिक बना रखा है, अपनी बात आप कर रहे हैं, सामने से आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। आप कहते हैं कि भैया मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मैं संपर्क नहीं साधूंगा, मैं बात करूंगा तो सीधा प्रधानमंत्री से बात करूंगा। मेरी
समझ के परे कि प्रधानमंत्री जी सीट शेयरिंग विषय पर बैठकर मध्यस्थता करेंगे, मैंने कभी नहीं सुना। बट बहरहाल जैसा अमित शाह जी ने कहा, मैं उनके शब्दों से सहमत हूँ। अमित शाह जी ने कहा है कि उनको बैठकर इस विषय को सुलझा लिया जाएगा। अभी मुझे लगता है विभिन्न राज्यों के चुनाव जब समाप्त होंगे, अभी उनकी भी व्यस्तता चल रही है, अमित शाह जी की भी, पर इसके बाद मुझे लगता है जब सब आपस में बैठेंगे तो इसको सुलझा लिया जाएगा। आरजेडी आपके परिवार के लोग जिन सीटों पे लड़ रहे हैं चुनाव, जैसे रामचंद्र जी का सीट हो गया समस्तीपुर, आपका सीट हो गया, आदरणीय मंत्री जी का सीट हो गया, इन तमाम सीटों पे आरजेडी एक विशेष तौर पे प्लान कर रही है आप लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि आपके परिवार में भी सेंध मारा गया है, कुछ लोगों को आपके परिवार से तोड़ के अपने पार्टी में शामिल किया गया है। तो कैसे इन चुनौतियों से लड़ेंगे और कितना कठिन होगा? और खासकर जिन सीटों पे आप जहाँ से सांसद हैं और मंत्री जी जहाँ से सांसद हैं, इन दोनों सीटों पे कुशवाहा वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। तो अगर कुशवाहा महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं तो कितना कठिन होगा आप लोगों के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात की अभी कल्पना नहीं करूंगा कि कुशवाहा जी महागठबंधन की तरफ जाएं। जैसा मैंने कहा कि मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि इस सारे विषय को सुलझा लिया जाएगा। एनडीए का वो हिस्सा रहे हैं, एनडीए का हिस्सा वो रहेंगे, ये उम्मीद मैं ज़रूर रखता हूं। और जहाँ तक रही बात राजद की इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग करने की, हम लोग के लिए चुनौतियाँ बढ़ाने की, हम लोग की मुश्किलें बढ़ाने की, वो विपक्ष की पार्टी हैं। बिल्कुल उनका पूरा कर्तव्य बनता है। अगर वो ऐसा नहीं करें तो फिर वो विपक्ष की पार्टी कैसे बनेंगे? तो निपट लेंगे इन चुनौतियों से? चुनौतियां ईमानदारी से मैं बोलूँगा, मेरा विश्वास, अगर मैं अपनी लोकसभा की बात करूँ, पहला मेरा विश्वास मेरे काम के ऊपर है। पिछले 5 साल मैंने ईमानदारी से जमुई में मैंने काम किया। छोटी बड़ी तमाम ऐसी योजनाएं जिससे जमुई जिला हम लोग का लंबे समय से वंचित था, भले वो रेल से जुड़ी हुई योजनाएं हो, लगभग 20 करोड़ की योजनाएं, मैं पूरे रेलवे स्टेशन को नया आधुनिकीकरण से लैस बनाने को लेकर हो, या फिर वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलवाने को लेकर हो, या फिर वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने को लेकर हो, या फिर पहला केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर देने को लेकर हो, या फिर लंबे समय से 4-4 दशक से आधार में लटकी हुई योजनाएं, बन्नार जलाशय जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात हो। तो कई ऐसे कार्य मैंने अपने कार्यकाल में मैंने किए हैं जो कि मेरा विश्वास और पुख्ता करती हैं कि जनता का विश्वास, जमुई की जनता का विश्वास मेरे कार्य को देखते हुए मेरी तरफ होगा। दूसरी तरफ अगर मैं बड़े पैरामीटर की भी बात करूं तो हमारे गठबंधन के पास इतना बड़ा चेहरा और इतना बड़ा नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मौजूद है। और 2014 से ज़्यादा, मैं ईमानदारी से इस बात को बोलूँगा, 2014 में कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी की एक आंधी चल रही है, एक लहर चल रही है। इस बार का जो अंडर करंट है 2019 के चुनाव का, ये 2014 से भी ज़्यादा है। तो मेरा विश्वास है हमारे गठबंधन के ऊपर, और मेरा विश्वास है मेरे कार्य के ऊपर कि इसके सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं पाएगी। मेरा 1-2 सवाल और है कि जिस तरीके से आप लोगों का एक बहुत बड़ा जनाधार है मिथिलांचल में, 2000 इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें आपने मोदी जी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा था, उसमें भी आप लोग मिथिलांचल के बहुत सारे सीटों पे लड़े थे। वहाँ पर एक तरीके से वो पूरा लेबर जोन माना जाता है वहाँ पे, और वहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन होता है। वहाँ के युवा एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं 2 दिसंबर को मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर के। बिहार के युवा आपको एक तरीके से होप की तरह देखते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं भी चाहता हूँ। देखिए, हमारे प्रदेश से पलायन रुके, ये मेरी भी प्राथमिकता है। और मैंने हमेशा इस बात को कहा भी है कि मेरे लिए चिंता का विषय था। मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है, मुंबई में मैंने काम किया, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये होती थी कि आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि भैया कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो शिक्षा के लिए, या कोई मुंबई का लड़का बिहार जाता हो रोज़गार के लिए। सिर्फ हम बिहारी ही दूसरे प्रदेश जाते हैं शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो ये पलायन तो रुकना ही चाहिए। इस बात से पूरी तरीके से मैं भी सहमत हूँ। मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में, देखिए, हमारे प्रदेश की विडंबना क्या रही, हम लोग को इस बात को समझने की ज़रूरत है। 27 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र की तर्ज पर हमारे राज्य में सरकार है। अभी तक निरंतर विरोधाभास की सरकार रही। राज्य में अगर एनडीए की सरकार रही तो केंद्र में यूपीए की सरकार रही, केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। तो ये कारण बना कि केंद्र की कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई, और राज्य सरकार ने जो योजनाएं प्रस्तावित कर भेजी, केंद्र सरकार से उसको मंजूरी नहीं मिल पाई। 27 साल में पहली बार पिछले 1.25 साल में ये हुआ है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी सरकार है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार लगेगी तो उस राज्य को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे लगता है कि पलायन जो हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा विषय है, युवाओं से खासतौर पर जुड़ा हुआ सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा ही हैं जो रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए हमारे प्रदेश से पलायन करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बदलते बिहार की सूरत हम देखेंगे, और मैं पूरी तरीके से
इस भावना के साथ मैं सहमत हूँ कि हमारे ही स्टेट में पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। हर तरीके की सुख सुविधाएं, जैसे दिल्ली, बम्बई जैसे दूसरे प्रदेश हैं, भारत एक साथ आज़ाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आज़ाद हुए। पर आज जब हम लोग दिल्ली, बम्बई में जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो हम लोग बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं, हम लोग मल्टीप्लेक्सेस की बात करते हैं। आज भी जब हम बिहार में विकास की बात करते हैं तो लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि भैया मेरे आंगन में चापाकल कैसे गड़े, मेरे घर में बिजली कैसे आए, मेरे घर के सामने नाला कैसे खुदे। तो ये मूलभूत ज़रूरतों के अभाव को ख़त्म कर कर बिहार में तमाम सुख सुविधाओं से लैस एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ये मेरी भी प्राथमिकता है। और मुझे लगता है केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आने वाले समय में उस बदलते बिहार को हम लोग देखेंगे भी। एक आखिरी सवाल है कि हाजीपुर सीट के बारे में कहा गया कि मंत्री जी नहीं लड़ेंगे और आपकी माता जी लड़ेंगी, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, पहले इस बात को तो मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं, मम्मी चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। वो सक्रिय राजनीति से हमेशा दूर रही हैं। घर परिवार को संभालना, पिताजी का बैक ऑफिस संभालना, पूरा जीवन उन्होंने इसी के लिए समर्पित किया है। और सक्रिय राजनीति में उनकी कभी कोई रुचि नहीं रही, उनकी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। तो इस बात को मैं आपके माध्यम से भी पूरी तरीके से, क्योंकि ये र्यूमर मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। बहरहाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव वो हाजीपुर से लड़ें। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की ये चाहत ज़रूर है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी इतना बड़ा नाम है। हम लोग चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग विभिन्न और राज्यों में भी उनका हम लोग उपयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ऐसे राज्यों में भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनके नाम का लाभ उठाएं। हम लोग चाहते हैं कि वो सक्रिय प्रचार करें इन राज्यों में भी। पर जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीमित अपने संसदीय क्षेत्र में हो जाते हैं। तो संसदीय बोर्ड की ये मांग ज़रूर है। बहरहाल इस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही लेना। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान। अगले एपिसोड में फिर किसी नए दिग्गज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी अभय सिंह देव के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।